नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। उस सबसे पहले एक कंट्री की लोकेशन देखते थे, जिस कंट्री का नाम है तुर्की। पहले इसका नाम दोस्तों तुर्की ही था, लेकिन कुछ ही समय पहले लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही इसका नाम तुर्की कर दिया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा, और इसकी राजधानी आप देख सकते हैं अंकारा में है। और बात करें अभी चर्चाओं में क्यों आया, तो चर्चाओं में बहुत रीजन से आया, लेकिन प्रमुख जो रीजन था वो ये था कि इसके जो साउथ के अंदर सीरिया और जो इराक है उस पर जो वहाँ के आतंकवादी ठिकाने थे उस पर इसने हमला किया। और भी अगर बात की जाए तो अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चला, जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है, और ये हमारे साथ में एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं बुरी ही खबर है, क्योंकि जहाँ पाकिस्तान एक आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और उसी आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई कंट्री उसकी हेल्प करता है तो वो भी आतंकवादी का समर्थन ही माना जाता है। और इसी के चलते हमारे देश ने बड़े कुछ संबंध स्थापित किए हैं, और कुछ चीज़ें जो तुर्की के साथ में थी, जिस तरीके से अगर हम देखें तो ज्वेलरी की जो भी आयात निर्यात था वहाँ से उसको हमने बंद कर दिया गया है। कितने समय के लिए बंद किया है हमारी सरकार ने अभी हमें ये मालूम नहीं है, लेकिन हमें उसके निर्यात को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो वेस्ट में आपको अजरबैजान मिलेगा, और इसके ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो जो अर्मेनी देखने को मिलेगा, और सी ओ मरमरा सागर भी पूछा जाता है तो वो भी देखने को मिलेगा। बाकी बुल्गारिया और वेस्ट के अंदर ग्रीस, और अगर साउथ के अंदर देखेंगे तो मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है वो देखने को मिलेगा, और सीरिया और इराक भी आपको देखने को मिलेंगे, और ईरान से भी सीमा साझा करता है, यानी कि अरब कंट्रियों से ये सीमा साझा करता है। तो बात और भी करें तो यहाँ पर एक तरीके से ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री अगर हम इनमें से कोई देखें तो हमें अभी तक कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं दिख रही है। तो जो कंट्री अगर पूरी तरीके से स्थलबंध रूप से घिरी होती है उसको लैंडलॉक बोला जाता है। इसलिए तुर्की आपको पता है कि सी ओ मरमरा सागर से भी जुड़ी हुई है, और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से भी टच है, तो ये आपकी लैंडलॉक कंट्री तो है ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो आप आंसर दे सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये हम उनको देखते हैं और समझते हैं, और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में हम उनका विश्लेषण करते हैं। तो आज तारीख है 24 मई 2025। इसमें आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन है, हर एक हमने न्यूज़पेपर से एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उनका हमने कलेक्शन किया है। तो आज फर्स्ट आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट न्यूज़ है आज की वो आई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यूरोपियन जो यूनियन है 27 जिसमें मेंबर्स हैं उनको चेतावनी दी है कि अगर आप अमेरिका के खिलाफ कुछ भी करते हो तो आप पर 50% टैरिफ लगा दिया जाता है। कितना? 50% टैरिफ। अब देखिए समझते हैं क्या होता है टैरिफ। तो देखिए अगर हम किसी भी चीज़ पर देखते हैं कि जो टैरिफ होता है वो क्या होता है, तो टैरिफ को समझते हैं। पहले इस वर्ड को समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैरिफ वर्ड। टैरिफ का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, और मान लीजिए कि ये कौन है, ये बी कंट्री है। अब मान लीजिए कि इस कंट्री में जो भी प्रोडक्ट बना है, अब वो इस कंट्री में ही तो सेल मार्केटिंग होगा नहीं, तो हर एक कंट्री में जाएगा। तो अब मान लीजिए कि एक बी कंट्री में प्रोडक्ट बन के आ जाता है। अब बी कंट्री वाला प्रोडक्ट जब बी कंट्री में आता है तो बी जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट जो यहाँ पर प्रोडक्ट आया है, मान लीजिए पी प्रोडक्ट आया है, इस पी प्रोडक्ट पर इसकी प्राइस पर कुछ टैक्स लगाती है। यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में बेचने के लिए भेजा जाता है तो उस दूसरी कंट्री द्वारा उस पर एक टैक्स लगाया जाता है, और इसी को टैरिफ कहते हैं। अगर मान लीजिए कि यही कंट्री अगर दूसरे राज्य में जाती तो उस पर टैक्स लगता, अगर खुद के राज्य में होती तो उस पर टैक्स लगता, लेकिन जो दूसरी देश के अंदर में जाती है उस पर भी लगता है उसके बदले में कुछ, तो उसको टैरिफ बोला जाता है। अब मान लीजिए कि बी कंट्री ने एक कंट्री पर लगाया, और मान लीजिए कि बी का अब यहाँ पर आया, बी का प्रोडक्ट यहाँ पर आया, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको भी टैरिफ ही बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, टैरिफ ही। लेकिन मान लीजिए कि जो बी ने टैरिफ लगाया उसकी होड़ के अंदर उसकी प्रतिस्पर्धा करने के लिए ए ने उस पर इससे ज़्यादा अगर टैरिफ लगा दिया, टैरिफ, तो दोस्तों इसको भी बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल यानी कि पारस्परिक ट्रेड, तूने मुझ पर इतना टैरिफ लगाया तो मैं तुझ पर इतना लगा देता हूँ। ऐसा ही कर रहा है अमेरिका। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका पर आप सब जानते हैं कि अमेरिका में भारत का भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, लगभग भारत से बहुत ज़्यादा निर्यात होता है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका का सामान भारत में बहुत कम आता है कंपेयर टू अमेरिका में जितना ज़्यादा है। तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, अमेरिका से इम्पोर्ट कम है। अब होता क्या है कि अमेरिका ने पहले चाइना पर भी टैरिफ लगाया था, और उसके बदले बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था। उसके बदले चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, और ये 200 का आंकड़ा भी पार कर चुका था। और फिलहाल चाइना और अमेरिका ने इसको कम कर दिया है। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए टैरिफ को कम कर दिया है, 10% कर दिया गया है। अब समझिए इसका मतलब क्या है, क्यों उन्होंने वापस से टैरिफ को हटाया है। लेकिन हटाने का एक ही है कि अमेरिका में है ना, यूएसए में सोयाबीन की बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसकी सोयाबीन की, और यहाँ पे चाइना में है ना वो चीनी, यानी कि यहाँ पे गन्ना बहुत उत्पादित होता है। अब टैरिफ से ओनली वहाँ की बड़ी बड़ी उद्योग इंडस्ट्री ही डाउन नहीं जाते हैं, वहाँ का फार्मेटिंग जो सिस्टम है, फार्मेशन सिस्टम, वहाँ की कृषि सभी डाउन चले जाते हैं। अब यहाँ पे जब इसने डबल टैरिफ लगाया तो यहाँ से कोई भी सोयाबीन आया, यहाँ पे कोई खरीद ही नहीं है।
क्यों खरीदेंगे इतने मन, यानी कि जो 100 रुपये की चीज़ थी, अगर उसका उसका 200 टेरिफ ले रहे हैं मान लीजिए, तो इसका 200% कितना हो गया, 200 हो गया। तो इसका 200% 200 हो गया दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि दोगुने दाम में कौन उस चीज़ को लेगा, नहीं लेगा। तो यहाँ का सोयाबीन अब दिख ही नहीं रहा, तो खराब हो रहा है। तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डैमेज होगी। अब ऐसे ही यहाँ की चीनी यहाँ पर जा रही है, अब 100 रुपये की चीनी यहाँ पर जाके 200 में बिकेगी, तो क्यों यहाँ पर लेंगे इतनी महंगी मार्केटिंग को, कोई नहीं लेगा। इसलिए दोनों देशों में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। और दोनों देशों ने सोचा कि ये जो हमने एक्शन ले लिया कोड के अंदर वो गलत था, इसको थोड़ा कम करो और थोड़े दिन ऊपर इस पर विचार करते हैं और फिर देखते हैं। अभी इंडिया है ना, इंडिया वो यूएसए पर 53% टैरिफ लगाता है, और यूएसए जो लगाता है इंडिया पर 26% टैरिफ लगाता है। अब टैरिफ का असर क्या होता है समझिए। टैरिफ का मतलब है कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बोला था कि हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे, ये बोलना ही था, ये बोलना ही था। और जो भारत का जो शेयर मार्केट था वो अमेरिका में इतना बुरा डैमेज हुआ, पूछिए मत। शेयर मार्केट ही डब हो गया। अब मतलब भारत की जो कंपनियां हैं जैसे टाटा हो गई, अब टाटा मान लीजिए जेगुआर कार को बनाती है, उसके शेयर बिकते हैं। अमेरिका में कोई शेयर लेगा? जब वहाँ का राष्ट्रपति बोलता है कि हम 100% टैरिफ देंगे, तो 100% जब टैरिफ होगा तो हाँ, जो शेयर है इंडिया के शेयर वो अमेरिका में कौन लेगा? वो खुद के शेयर, खुद की कंपनियों के शेयर लेंगे, नासा के शेयर लेंगे, या वहाँ की स्टारलिंक के शेयर लेंगे, स्पेसएक्स के शेयर लेंगे। यहाँ के क्यों शेयर लेंगे इतना बोल देने से ही। और अब भारत अमेरिका पर 53% टैरिफ लगाता है और यूएसए 26% टैरिफ लगाता है। अभी दोनों देशों के बीच में यहाँ पर सामंजस्य हो रहा है कि आप भी टैरिफ कम करिए, हम भी टैरिफ कम करिए। तो इससे ना केवल एक कंट्री पर ही होता है, दूसरी कंट्री पर, मान लीजिए कि अमेरिका हम पर टैरिफ लगाता है तो हम भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे, और इससे क्या होगा, अमेरिका के अंदर भी जो एक्सपोर्ट है हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो अमेरिका में अब वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अब अमेरिका में जो एक्सपोर्ट कम होगा, इससे हमारे को तो नुकसान है कि हमारा माल बिक नहीं रहा है, और जो पैसा आता है वो अब हमें मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से हमारे देश में नुकसान, और अमेरिका के देश को इसलिए नुकसान, क्योंकि वहाँ पर अब उसका सामान यहाँ पर नहीं बिकेगा, तो उसकी वही स्थिति होगी जैसी इन दोनों कंट्रीज में। तो अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ देता है, बोलने से कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ देता है कि मैं इतना लगाऊंगा, लेकिन दूसरी कंट्री भी लगा सकती है, अपने आप को ज़्यादा समझता है। और देखिए दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि जो ये क्या होता है कि जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी वो भारत के अंदर एक अच्छा हब बन चुका है, भारत में सेल के लिए उसका एक अच्छा हब बन चुका है। और भारत में आप जानते हैं कि जो तमिलनाडु वाला राज्य है, उधर अब एप्पल की कंपनियां भी खुल रही है, एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियां भी खुल रही है। तो होता क्या है कि पहले 3-4 दिन पहले भी हमने न्यूज़पेपर में एनालिसिस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि एप्पल अपना जो प्रोडक्ट एप्पल का मोबाइल बनाती है वो अब भारत में ना बनाए, अमेरिका में ही बनाए। लेकिन एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक, वो कहते हैं कि अभी हम इस पर विचार नहीं करें, भारत हमारे लिए एक अच्छा बिजनेस करने का एक अच्छा कंट्री है जहाँ से बहुत सारे मोबाइल बनते हैं, और भारत में जितने भी मोबाइल बनते हैं हम उसको मेक इन इंडिया के नाम से ही जानते हैं। यानी कि अगर एप्पल का मोबाइल भी भारत में बना है तो मेक इन इंडिया ही है। टिम कुक ये कह रहे हैं कि हमारे लिए एक अच्छा मार्केट है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। जबकि ये क्या कह रहा है कि अगर अमेरिका ने, अगर एप्पल ने अमेरिका में, अगर एप्पल ने इंडिया के अंदर एप्पल बनाया तो अब उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे अगर देखा जाए तो एक तरीके से एप्पल को ही नुकसान है, और धीरे धीरे जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है, इससे सारी जो कंपनियां वहाँ की परेशान हो रही है, क्योंकि इस तरीके से जब टैरिफ लगाया जाता है तो ऑप्शनली इसी कंट्री पर इसी को भारी पड़ने वाला है। भाई एप्पल का फ़ोन मैक्सिमम लोग ऐसे खरीदते हैं जो पापा जी होते हैं, पापा जी, यानी कि जो वर्क के लिए है एप्पल का फ़ोन बहुत कम लोग खरीदते हैं, प्रोफेशन के लिए बहुत कम लोग खरीदते हैं, होशियारी दादागिरी दिखाने के लिए ज़्यादा लोग एप्पल का फ़ोन खरीदते थे। उनमें 100% मैं मानता हूँ कि 100% लोग दिखाने के लिए ही खरीदते हैं एप्पल का फ़ोन। अब मान लीजिए कि कोई एप्पल का फ़ोन यहाँ पे 1 लाख का बिक रहा था, 1 लाख का एप्पल का फ़ोन बिक रहा था, तो आप बताइए अगर इस पर 25% टैरिफ लगा दूंगा तो 25% का मतलब हो गया ये, और यहाँ पे हो गया 25,000, 1,25,000। अब इसको कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? अब इतने पैसे में तो आपका जो सैमसंग अल्ट्रा 23 है और दूसरी कंपनियाँ खरीदेगा, इतना महंगा क्यों खरीदेगा? भाई ये थोड़ा मेरी एप्पल का थोड़ा सा डाउनफॉल लिया है तो उसकी प्राइस भी डाउन है। अगर आप ऊपर का लोगे तो फिर ऊपर की टेंशन जाएगी तो वहाँ भी इंक्रीज होगा, तो कौन खरीदेगा? अब ये खरीदेगा तो ये बाबा जी खरीदेगा, ये बाबा जी क्यों खरीदेगा? इस बाबा जी की जो पेंट है वो गीली हो जाएगी। तो
इस तरीके से देखा जाए तो एप्पल को यहाँ पे झटका है, लेकिन एप्पल ऐसे इतनी बड़ी मार्केट भारत में बहुत ज़्यादा बनता है और बाहर से एक्सपोर्ट होता है एप्पल का मोबाइल। तो भारत के लोग बहुत ज़्यादा एप्पल को मोबाइल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर इतने बड़े मार्केट को एप्पल छोड़ ही नहीं सकता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि अगर एप्पल का प्रोडक्शन अगर इंडिया में होता है तो 25 टैरिफ लगेगा अमेरिका में। और इस डोनाल्ड ट्रंप से इसकी जो सारी कंपनियां हैं वो इस पर क्या हो रही है, एक तरीके से जो जितने भी यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति थे वो इससे परेशान हो रहे हैं और वो होएंगे भी। भाई आप इस तरीके से नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी अपना मार्केट जहाँ पे देखेगी, जहाँ पे उसकी सेल पावर बढ़ेगी, वहीं पर अपना मार्केट बिल्डअप करेगी, हर जगह वो भी नहीं करेगी। तो जो भारत है वो एप्पल के लिए एक ब्रांड बन चुका है, एप्पल के लिए एक अच्छा प्लेस बन चुका है, जहाँ पे उसकी मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और एप्पल का जो देख रहे हैं कि हर 10 में से 2 पीपल के बीच में आपको एप्पल का मोबाइल दिखेगा। तो आज का यही एक एनालिसिस था जो हमको देखना था। बाकी भारत अभी विचार कर रहा है कि अमेरिका के साथ में जो टैरिफ है वो टैरिफ से हटाकर क्या किया जाएगा, और ये भी कर रहा है कि अमेरिका इस पर टैरिफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो हटा दे, 26% से वापस कम पर आ जाए। तो बातचीत 2-3 दिनों में हो जाएगी और फिर पता भी चल जाएगा कि कैसा क्या टैरिफ रहता है। नमस्कार सर। तो देखिए दोस्तों, आज का जो सेकंड आर्टिकल है वो है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर हम देखते हैं कि कल ही एक इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे थे। और नॉर्थ स्टेट्स हैं वहाँ से कई उद्योगपति आए थे। और क्यों आए थे, बिल्कुल क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको लेकर हमारे जो व्यापार है हम दूसरे देशों के साथ में कैसे बढ़ाने वाले हैं हमारे स्टेट से, और यहाँ पर किस तरीके से आने वाले समय में हम बड़े बड़े उद्योग और एक उद्योग कैसे बिल्डअप किए जाएंगे, सारा का सारा इसमें बताया गया था। अब देखिए नॉर्थ स्टेट्स की अगर बात करें कि हमारे देश के जो नॉर्थ स्टेट्स हैं वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो जाते हैं, तो एक तो दोस्तों अगर देखें तो एक दूसरे देशों के साथ में बाउंड्री साझा करते हैं, जिससे एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इस्टेब्लिश होता है। और दूसरा है कि एनर्जी का ये बड़ा सोर्स है। जैसे कि आप असम वाले रीजन में देखेंगे तो हमें पेट्रोलियम, असम डिब्रूगढ़ में पेट्रोलियम के कुएं मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज मिलती है। दूसरा है कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तीसरा यहाँ पे जो सेक्टर देखते हैं वो है टूरिज्म सेक्टर का। और टूरिज्म सेक्टर में भी हम देखते हैं कि चाहे से वो मणिपुर हो, चाहे से वो मेघालय हो, चाहे से वो मिजोरम की मेघालय की पहाड़ियाँ हों, और भी जैसे अरुणाचल प्रदेश देखोगे तो एक टूरिज्म का हब है और एक न एक तरीके से हमारे देश का जो इकोनॉमी है उसमें ये योगदान देते हैं। और भी अगर देखिए तो प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला भी है कि ये हमारे लिए पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम हमारे मैप के अंदर देखते हैं तो कुछ व्यापार हो नहीं रहा है नॉर्थ ईस्ट से। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, तो उसके लिए हम बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में अब हम बताता हूँ। तो ये जो है हमारे लिए सेवन सिस्टम वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी कंट्री में। और अब हम थोड़ा सा मैप के जरिए समझते हैं क्या सिस्टम है। देखिए दोस्तों, मैं एक बार रो अपना कंट्री का एक मैप बनाता हूँ। ये हमारी कंट्री का एक रो मैप है। अब देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यही हमें नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश। अब आप समझिए जो ये फिनिश यहाँ पे है, इससे ही हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ते हैं। तो ये बेसिकली इसको बोला जाता है
सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये 22 किलोमीटर ही दोस्तों चौड़ा है। तो अभी हमारे देश क्या कर रहा है, इधर आपका म्यांमार आता है दोस्तों, ये म्यांमार है, ये म्यांमार है, मानिए क्या है, ये म्यांमार है। अब हमारी जो एक प्रोजेक्ट चला रही है हमारी सरकार, वो चला रही है कालाधान प्रोजेक्ट, जिसका नाम है कालाधान प्रोजेक्ट। क्या है कालाधान प्रोजेक्ट? तो देखिए, अगर कालाधान प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कालाधान प्रोजेक्ट है कि ये हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहाँ से एक पोर्ट है, कोई भी पोर्ट मान लीजिए पश्चिम बंगाल की, जैसे हल्दिया भी फेमस है, यहाँ से कोई शिप जाएगा और वो जाएगा म्यांमार में, और म्यांमार ने हमें यहाँ पर एक पोर्ट दे दिया है हमारे देश के लिए, जिसका नाम है सिटवे पोर्ट। तो म्यांमार ने हमें एक पोर्ट दे दिया है जो जिसका नाम है सिटवे पोर्ट। तो ये जो दूरी आप देख पा रहे हो ये 540 किलोमीटर है। तो हमारे देश से कोई भी पोर्ट जाएगा और वो म्यांमार में जाएगा सिटवे पोर्ट पर। म्यांमार से एक नदी है म्यांमार में, जिसका नाम है कालाधान रिवर दोस्तों, उसका नाम है, क्या नाम है, कालाधान रिवर। और यहाँ से ये रिवर जाएगी 162 किलोमीटर प्लेटू नामक शहर पर, प्लेटवा नामक एक जगह पर जाएगी। और वहाँ से क्या होगा, वहाँ से छोटी छोटी शिप में, या अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होगा हमारे जो देश है उसमें, जिसकी बात करें मिजोरम, इन स्टेट्स में यहाँ से प्लेटवा नामक शहर से 62 किलोमीटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो रेल के माध्यम से भी हो सकता है, या यहाँ से हाईवे बनेगा, उस हाईवे के माध्यम से 62 किलोमीटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो मिजोरम स्टेट को जोड़ता है, मिजोरम को जोड़ता है या आसाम को जोड़ता है, किसी भी स्टेट में ये फिर फैल जाएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से मिजोरम में जा रहा है, ऐसे अभी समझिए। 540 इसने सिटवे पोर्ट पर गया, उसके बाद में 162 किलोमीटर ये कालाधान नदी को पार करेगा, उसके बाद में हमारे देश के अंदर प्रवेश कर जाएगा और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये प्रवेश कर जाएगा। अब जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर दोस्तों ये प्रवेश कर गया, तो अब यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हाईवे जो म्यांमार से होता हुआ यहाँ पे थाईलैंड पर जाएगा। एक हाईवे है जो 3 देशों से होकर जाएगा, म्यांमार, भारत और थाईलैंड, और फिर थाईलैंड से हम जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ा देंगे, और वो विभिन्न इधर साउथ ईस्ट वाली जो कंट्री है उनमें हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट में कंबोडिया आ गया, लाओस आ गया, वियतनाम आ गया, या इंडोनेशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, ब्रुनेई आ गया, इनमें हम ये फैला देंगे एक्सपोर्ट। तो हमारे लिए ये कितना बड़ा मार्ग बना, ये अच्छा। आपने बोला कि ये हम डायरेक्ट इसी ही कर लेते बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश तो आप जानते हैं कि कभी चीन में जाता है, कभी क्या करता है, उसका क्या बताओ। पहले तो हमारी सत्ता थी, जो शेख हसीना की जो सत्ता थी वो हमारे पक्ष में थी, लेकिन अब जो सरकार पलट गई है, मोहम्मद यूनिस की आ गई है, तो वो हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं। वो चाइना जाकर कहती है कि जो चाइना जाकर मोहम्मद यूनिस ने कहा कि जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो सारे के सारे लैंडलॉक्ड हो चुके हैं, लेकिन लैंडलॉक कैसे होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दिमाग कहाँ है इसका पता ही नहीं। लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा बना, ये प्रोजेक्ट भी अच्छा बना, और ये फेवर में नहीं है दोस्तों, तो इससे तो कुछ करना ही व्यर्थ है। तो हमने यहाँ से म्यांमार के लिए पहले किया, और फिर हम एशिया से ऐसे जुड़ेंगे। अब होता क्या है कि दोस्तों, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखें तो सिक्किम भी होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टेट आते हैं दोस्तों उनमें 8 आते हैं, लेकिन अगर सिक्किम को छोड़ दिया जाए, तो 7 स्टेट बनते हैं, और इन्हीं 7 स्टेट को बोला जाता है 7 सिस्टर। क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स। अच्छा, इन 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इन 7 सिस्टर में आपका असम आता है, इनमें अरुणाचल प्रदेश आता है, इनमें कौन आता है? मिजोरम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, और मणिपुर आता है।
और एक आता है दोस्तों नागालैंड। ये 7 स्टेट हैं जिनको सेवन सिस्टर के नाम से बोला जाता है। तो हमारी देखिए कैसे पकड़ हो रही है जो साउथ ईस्ट के जो एशियन देश है। और हमारे मोदी जी ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि ये जो सेवन सिस्टर है यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है जिसमें ये भी आएगा, लेकिन सेवन सिस्टर में तो ये 7 ही स्टेट आएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे जो आसियान है दोस्तों, आसियान आसियान का एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहाँ पे होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें दोस्तों 10 मेंबर हैं, जिनमें आपका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है दोस्तों। इसमें 10 मेंबर है, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। लेकिन जब से ये चला है दोस्तों, तब से ये हमें इनवाइट करता है डायलॉग पार्टनर के रूप में। यानी कि डायलॉग पार्टनर का मतलब होता है, इस देश में जब भी आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है, हम जाते हैं, हमारे देश से कोई एक जाता है। प्राइम मिनिस्टर गए थे पिछली बार, और वो इस तरीके का भाषण देते हैं, डायलॉग का काम करते हैं, जिससे हम उनके साथ भी जुड़ते हैं। तो हम आसियान के साथ में हैं, आसियान के फेवर में हैं, क्योंकि आसियान कंट्रीज को हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और तो ये आसियान के लिए एक गेट में है, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तो एक अच्छा हमारे लिए रिलेशन हो सकता है। अब होता क्या है कि दोस्तों, इधर है आपका पाक और इधर आपका चाइना। अब चाइना देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं पीओके। ये हमारा ही हिस्सा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाइड कर लिया, छीन लिया था, और हम अभी तक इसको नहीं ले पाए हैं। तो इसको बोला जाता है पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जितना पार्ट हमारा पाक ने ऑक्युपाइड कर लिया है उसको बोला जाता है। अब पाकिस्तान यहाँ से एक हाईवे बना रहा है जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक आएगा, और जिसका नाम है CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये दोस्तों पीओके से आ रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है, क्योंकि ये हमारा पार्ट है और इससे चाइना नहीं ला सकता। ये हमारा पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड भले ही कर लिया, लेकिन हमारा पार्ट है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और अभी अफगानिस्तान ने भी इससे जुड़ने की बात कही है, क्योंकि आपको भी पता है कि इधर बलूचिस्तान है नीचे वाले पार्ट में, तो बलूचिस्तान भी इसका विरोध करता है, और बलूचिस्तान एक अलग नेशन की मांग करता है पाकिस्तान से। तो अभी अफगानिस्तान देख रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इसका थोड़ा सा ले लूँ, तो मेरे देश से भी होकर निकल जाए, तो शायद यहाँ पे मेरा भी चाइना के साथ में एक अच्छा रिलेशन हो जाए। तो अफगानिस्तान तो वैसे ही है, कुछ नहीं उसके पास, लेकिन हमको ये देखना है कि हमें हमारे देश को कैसे मजबूत करना है। तो मजबूत करने के लिए हमें ये सारी की सारी कालाधार प्रोजेक्ट हमारे लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। बाद में ये जो हाईवे निकाल रहे हैं हम थाईलैंड के लिए, म्यांमार से होती हुई, वो भी हमारे लिए एक अच्छा हो सकता है। इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी खबर जो हमके इंडिगो की फ्लाइट थी, जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई थी। और हुआ क्या था कि इसमें टर्बुलेंस आ गया था, और टर्बुलेंस के कारण जो इसका आगे वाला पार्ट था उसके अंदर डैमेज हुआ, और ये बात जब पायलट को पता चली, तो तुरंत पायलट ने इसको लैंड करवाने के लिए कॉल किया। और बिल्कुल ये नज़दीक उस समय जब ये जम्मू कश्मीर जा रही थी, तो इसके नज़दीक जो एयरपोर्ट पड़ रहा था वो पाकिस्तान का एयरपोर्ट था, और पाकिस्तान की एयरपोर्ट से जब पायलट या इसके अंदर जो चलाने वाले थे उन्होंने बात की पाकिस्तान के ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, कि हमारे प्लेन में कुछ टर्बुलेंस आने के कारण समस्या हुई है, क्या हम यहाँ पे लैंड करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया। तो डिनाई तो कर दिया, हमारे जो पायलट थे उसने सूझबूझ रखी, और जम्मू कश्मीर में इसको क्या करवा दिया, फिर इसको वापस से क्या करवा दिया, लैंड करवा दिया। लेकिन आप यहाँ पे पाकिस्तान की ये हरकत देख सकते हो कि जब एक कंट्री आपसे हेल्प मांग रहा है और आप मना कर रहे हो, और वो भी जब इसमें 227 पैसेंजर थे दोस्तों, 227 पैसेंजर इसके अंदर थे, और पाकिस्तान ने ये ऐसी हरकत की जिससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का जो खून है, रग-रग है, उसमें नफरत ही बड़ी है। तो वैसे तो इसमें कोई हानि नहीं हुई, हमारे देश के जो लोग थे, लेकिन हो जाती तो बड़ा दिक्कत था दोस्तों, क्योंकि ऐसे देश पर आप विश्वास नहीं कर सकते जिसके रग-रग में नफरत नहीं हो। और जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो हमारे देश की एक
कल्चरल है, संस्कृति है जो हमें सिखाती है कि हम उस पार्टिकुलर पर्सन पर नहीं करते, हम जो हमारे पर करता है उस पर हिट करते हैं। और हमारे देश में भी इसके एक भी पेश जो पर्सन है इस कंट्री के, जो लोग हैं, आम आदमी है, उन पर हमने कोई भी अत्याचार नहीं किया, बल्कि इसने ही हमारे देश के जो 26 जो लोग थे, जो पहलगाम में आतंकियों ने मारा, लेकिन हमने सिर्फ आतंकियों को ठिकाना बनाया। तो ऐसे जो गरीब कंट्री की सोच है वो आप देख सकते हो। एक खबर थी जो बतानी जरूरी थी, तो एक ही खबर बनेगी और इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा, इसमें ज़्यादा हमें लिखना नहीं है। जो श्रीलंका के जो मैथ्यू एंग्लो थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, रिटायरमेंट ले लिया। तो ये हमारे लिए एक एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की हर्ज नहीं है। मैथ्यू एंग्लो है वो आपके श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और क्रिकेट टीम से जो टेस्ट होता है उससे भी दाखिले हैं, लेकिन ये वाइट बोर्ड के अंदर आपको दिखेंगे, यानी कि T20 में भी दिखेंगे और वर्ल्ड कप में भी दिखेंगे, लेकिन टेस्ट जो पिंक बोर्ड होती है उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा।